हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू A1 लर्निंग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले हमने मौर्य काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके पास में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। तो और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे लास्ट तक देखेंगे तो आपको निश्चित ही इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और ये वीडियो सीरीज टॉपिक वाइज है, इसमें हमने प्राचीन इतिहास कवर किया है। ये प्राचीन इतिहास का शायद इसके बाद एक और वीडियो या एक वीडियो या दो वीडियो आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसके बाद प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास, फिर उसके बाद संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसमें कुछ लोगों को डाउट होगा कि श्रीगुप्त जो गुप्त साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने करी थी? तो श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक विजेता किसे माना जाता है? जो शकों पर किसने विजय हासिल करी थी वो किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है वो किससे संबंधित है? महापद्मनाभ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त थे? तो इनमें से कौन सा है? इसके सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो इलाहाबाद स्तंभ है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे उसने किसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सही सभी को पता होना चाहिए ये तो मैक्सिमम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हें ही विक्रमादित्य कहा जाता था, तो उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? इनमें से जो शासक हुए हैं उनमें से किसने संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए सिक्कों का निर्माण करवाया था? तो या किससे संगीत के प्रति प्रेम को पता चलता है? तो वीणा के चित्र अंकन है, क्या कहते हैं, इनके सिक्कों में, इसी की वजह से संगीत के प्रति प्रेम दर्शाता है। तो ये समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने जो सिक्के चलवाए थे उन्होंने वीणा के साथ अंकन करवाया था अपने सिक्कों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का नेपोलियन कहा जाता था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था, तो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? इसमें बताना है कि रजत जो मुद्राएं थी, जो चांदी की मुद्राएं थी, जो चांदी के सिक्के के थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? कशार्पण, दीनार और रुपया या निष्क? तो जो इसका सही आंसर होगा रुपया कहा जाता था। जो रजत चांदी की मुद्राएं थी उनको रुपया कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो कशार्पण थे, दीनार थे, वो सोने के सिक्के होते थे, इन्हीं को कशार्पण भी कहा जाता था, निष्क भी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस राजा के दरबार में थे? तो कालिदास इनमें से किस राजा के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? मतलब बौद्ध विहार बनाने की अनुमति किसने मांगी थी? और किस राजा समुद्रगुप्त से किसने मांगी थी? विदेशी राजा ने मांगी थी। तो ये किसने मांगी थी? तो महेंद्र बर्मन या मेघ बर्मन, यशो बर्मा, शशांक बर्मन? तो ये थे आपके बी नंबर, मेघ वर्मन थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि बौद्ध विहार बनाने के लिए। तो बौद्ध विहार जो बनाने के लिए अनुरोध किया था वो मेघ वर्मन ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है? तो इन्हें बताना कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हैं, जिनमें से कालिदास भी एक थे, साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे।
तो इनमें बताना है कि ज्योतिषाचार्य कौन थे या ज्योतिष का काम कौन जानते थे, या तो बरुरुचि, शंकु, छपड़क या अमर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छपड़क जो थे वो ज्योतिष विज्ञान जानते थे और यह ज्योतिषाचार्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो ज्योतिष का कार्य करते थे वो थे छपड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? जो गुप्त शासक थे उनकी जो दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इसमें से दरबारी भाषा उनकी थी संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उनकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो जो शतरंज खेल का आविष्कार हुआ था, जो चेस जिसे बोलते हैं, तो चेस का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ये बताना है आपको। तो इसका हुआ था भारत में। जो चेस होता है उसका निर्माण भारत में ही हुआ था। तो भारत ने ही चेस की खोज की या शतरंज खेल की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो सती प्रथा के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है? तो सती प्रथा के बारे में हमें एरण के अभिलेख से पता चलता है। तो एरण का अभिलेख सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो महरौली में जो जंग रहित, जिसमें जंग नहीं लगता है, तो ये स्तंभ किसने बनवाया था, किसने स्थापित किया था महरौली में? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो जो महरौली में किया था ये गुप्त शासकों ने किया था। तो गुप्त होगा, किसने स्थापित किया था? तो गुप्तों ने किया था। ये महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ है जिसमें भी जंग भी नहीं लगती है, वही है, महरौली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो बताना है क्या है। सूची 1 में प्रसिद्ध लेख है और सूची 2 में संबंधित शासक है। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख किसने लिखा? और विल्सण अभिलेख, भीतरी अभिलेख और मंदसौर। तो इसका आपको मिलाना है, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो प्रयाग प्रशस्ति और उसके बाद है आपका विल्सण स्तंभ लेख, उसके बाद है आपका विल्सण है, भीतरी स्तंभ लेख है और मंदसौर लेख है। तो इसमें से आपको मिलाना है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो संबंधित था वो समुद्रगुप्त से संबंधित था। तो इसका सही आंसर आपको मिलाना है, तो मिलाइएगा। देखते हैं, इसे जो प्रयाग प्रशस्ति हमारा था ये था समुद्रगुप्त से संबंधित, और विल्सण का जो अभिलेख था ये आपका क्या कहते हैं, कुमारगुप्त से ही संबंधित था। भीतरी का अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित था और मंदसौर का अभिलेख बंधुबर्मन से संबंधित था। तो इसमें से आपके ये सभी के सभी सही मैच हैं और इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, मतलब जिसमें 1 2 3 4 हैं वही सही आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रयागवशी, समुद्रगुप्त, बिलसड़, कुमारगुप्त, भीतरी स्कंदगुप्त और मंदसौर बंधुबर्मन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? जो हरिसेन थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे ये बताना है आपको। अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त के शासक ये शासन काल में थे उनके दरबार में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग की। तो इसका बताना है आपको किस काल में जो क्या कहते हैं नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। तो ये गुप्त काल में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? जो मतलब रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत व्यापार करता था, रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार रोम के पर था वो किसके आक्रमण के बाद समाप्त हो गया था? तो ये बताना है। तो ये जो हुणों ने आक्रमण किया था भारत में, उसके बाद से रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का जो व्यापार था वो ख़त्म हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुणों के आक्रमण के पश्चात। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त या कुमारगुप्त। तो फहान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था
अभी यहाँ से देखो एक याद रखना है, जैसे हर्षवर्धन के काल में आया था एक हेनसांग, तो हर्षवर्धन में भी हा आता है। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और एक पूछा जाता है हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, ये तो हर्षवर्धन के, वर्धन। तो ये इसको याद कैसे लगना है, इसमें भी हा आता है और हेनसांग में भी आता है, मतलब हा जिसमें आता है वो हर्षवर्धन हेनसांग, तो मतलब उनकी राइमिंग सेम है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें हा है दोनों में वो उसी के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। तो फाहान आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जो फाहान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन्हीं के शासनकाल में इत्सिंग भी आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में इत्सिंग। अभी डाउट है इसमें, इत्सिंग शायद इसी के ही शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था, वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, विष्णु शर्मा ने और तुलसीदास ने। तो पंचतंत्र की जो कथाएं थीं उसको संकलन किया था वो विष्णु शर्मा ने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो धन्वंतरी थे उन्होंने अपना जो परामर्श किसके दरबार में दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी थे, उन्हीं के दरबार में थे ये धन्वंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो ये बताना है आपको किसके शासनकाल में, तो ये है गुप्त शासकों ने शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त शासकों के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो इनमें से बताना है किसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन और समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। इनमें से बताना है किसका देवगुप्त अन्य नाम था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम था देवगुप्त, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त और विक्रमादित्य आदि नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, या स्टडी ग्रुप है कोई आपके पास तो उसमें शेयर कर सकते हैं आप लोग। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो कौन थे। इसमें से बताना है आपने जो परम भागवत की उपाधि धारण करी थी वो किसने धारण करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। तो क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है जो प्राचीन भारत का, तो या व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, या कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, या प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या उपरोक्त से सभी कारण है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो जो इसमें जो प्राचीन भारत को क्लासिकल युग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, मतलब इन्होंने अपनी चरम सीमा, इन्होंने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया था, इसलिए कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका सही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हुणों ने कब आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुधगुप्त के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था गुप्त साम्राज्य में। स्कंदगुप्त के जो शासनकाल हुआ था उस समय हुणों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा,
रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो किसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? जो पहला शासक था, तो पहला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? इनमें मतलब ये गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो कारण था वो नहीं था इसमें से। तो हूण आक्रमण था, ये तो बिल्कुल गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण हो सकता है। प्रशासन एवं सामंती ढांचा, या उत्तरवर्ती बौद्ध को स्वीकार करना, या अरब आक्रमण। तो इनमें से बताना है कौन सा नहीं था। तो इसमें जो अरब का आक्रमण था वो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था, और ये सभी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये जो हूणों का आक्रमण हुआ था, और ये प्रशासनिक सामंती ढांचा जो था गुप्त साम्राज्य का, सामंती प्रशासन में जो सामंत लोगों को पद थे वो, और ये उत्तरवादी गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, ये सभी इसके पतन के कारण थे। पर अरब आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437-38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये बताना है कि जो सूर्य मंदिर का उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है। तो इसमें बता रहा है कि जो रेशम बुनकरों ने करवाया था इसका निर्माण, तो ये किस अभिलेख में मिलता है इसका उल्लेख? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, नहीं, इसका सही आंसर होगा मंदसौर। मंदसौर जो है इसका सही आंसर होगा। मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर का अभिलेख सूर्य मंदिर का साक्ष्य मिलता है या उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंदसौर अभिलेख। सूर्य मंदिर के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इसमें बताना है कि जो सक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को, वो किस अभिलेख में कहा गया है, ये आपको बताना है। ये जो सक्रोपम है ये स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कहोम स्तंभ लेख था, जो कहोम स्तंभ लेख है ऑप्शन ए, उसमें स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित जो रचना हुई थी वो किस काल में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी गुप्त काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित जो ग्रंथ बनाए गए थे, रचे गए थे, वो गुप्त काल में ही रचे गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से बताना है कि जो ये कथन दिए गए हैं इनमें से प्राचीन काल से कौन से संबंधित हैं, जिनमें से प्राचीन काल में जो हुई है इनकी प्रगति हुई है, वैज्ञानिक प्रगति हुई है, वो इसमें बताना है। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी में आरंभ में शरीर के आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो इसमें 5वीं शती ईस्वी के कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो 5वीं सदी में कोण की ज्या का सिद्धांत था वो ज्ञात था। तो यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग, ये इसमें कोड बताना था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, सॉरी, इसमें सी में 1, 3 और 4 है, मतलब ये 3 भी सही तो है ही आपका 5वीं शती में, और 1 भी है और 3 भी है। तो 1, 3, 4 ये 2 वाला केवल गलत है। तो क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था, क्योंकि उस समय शल्य चिकित्सा औजारों का भी उपयोग किया जा चुका था, आम था उस समय। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। हम लोग देखेंगे इसको कैसे। ये है, एक है जो प्रथम शती में 1, 3 और 4, ये आपके तीनों सही होंगे, क्योंकि ये आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण तो अभी शुरू किया गया था। ये शल्य चिकित्सा तो उस समय शुरू थी। ये तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले थे, कि सिंधु घाटी ने ऋग वैदिक काल में, कि उस समय शल्य चिकित्सा यूज की गई थी। तीसरी और एक मम्मी भी कोई मिली थी जो साक्ष्य मिला था, जिसमें एक सर पे शल्य चिकित्सा की गई थी एक मनुष्य के।
तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के मानव शरीर के आंतरिक जो अंग का प्रत्यारोपण नहीं शुरू हुआ था। 5वीं सदी में कोण की ज्या का सिद्धांत भी ज्ञात हो चुका था, ये नहीं हुआ था। और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात हो चुका था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखना है आपका भुक्ति, उपरिक, विषय, विषयपति, नगर, पुरपाल। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो जो भुक्ति होता था उसको बोलते थे उपरिक, भुक्ति उपरिक होता था। विषय जिला, विषयपत जो विषय होता था उसका विषयपत होता था, ये भी सही है। नगर, नगर का पुरपाल होता था। और ग्राम का ग्रामिक होता था, ये इसका ये सही है। इनमें हम लोग 2 ऑप्शन से देख सकते हैं, जैसे बी का 2 और डी का 4। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बी का 2 और डी का 4, बी का 2 और डी का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। बी का 2 डी का 4 1, 2, 3, 4 इसके सभी ऑप्शन सही है। बी का 2 डी का 4 ऑप्शन ए में ही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो ये नगर के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको पुरपाल बोलते हैं। नगर के लिए जो यूज होता है वो पुरपाल होता है। और भुक्ति उपरिक भुक्ति का होता है। ये मतलब ये है उनका जो भुक्ति होता है या प्रांत होता है उसका जो सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी होता है उसको उपरिक बोलते हैं। और जो विषय होता है उसका विषयपति होता है। और ग्राम का ग्रामिक होता है, नगर का पुरपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए इसमें से कौन से जाने जाते हैं। तो बताना है आपको, शूद्रक, सौनिक, सुश्रुत या सौमिल। तो इसमें जो सुश्रुत थे वो अपनी आयुर्विज्ञान के लिए जाने जाते थे गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो आयुर्विज्ञान के लिए जाने जाते हैं वो सुश्रुत, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। इनमें से बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे ये धन्वंतरी, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में सुश्रुत भी थे गुप्त काल में, चरक भी थे। तो ये सभी के सभी आपके क्या कहते हैं, एक प्रकार से चिकित्सक थे ये तीनों, ए, बी और डी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चारवाक, जो कि एक चिकित्सक नहीं थे। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी कृति है। ये बताना है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो प्रांगण है दिल्ली के मेहरौली में, तो वो किसका प्रसिद्ध कृति है, तो किसकी स्मृति में वो बनाया गया था। तो ये बताना है, ये चंद्र की स्मृति में बनाया गया था। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, चंद की स्मृति में है ये लौह स्तंभ जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में बना हुआ है मेहरौली में, दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन सही बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो इसमें बताना है कौड़ी, दीनार और निष्क या पण। इसका सही आंसर होगा 39 का बी, जो दीनार होती थी वो स्वर्ण मुद्रा होती थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनार स्वर्ण मुद्रा होती थी। और जो आपका रुपयक होती थी, रुपयक ये चांदी की होती थी, तो इसको रुपयक कहा जाता था। जो सोने की थी उसको दीनार कहा जाता था। इसको दीनार, ये सोने की होती थी। यहाँ यहीं पे एक सोने की होता है, कसारपण भी होता था, वो भी थी, पण भी एक मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसमें बताना जो गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से जो भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो इसमें से कौन से पत्तन से किस बंदरगाह से जो गुप्त काल का उत्तर भारतीय व्यापार जो संचालित होता था, उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल का वो किस बंदरगाह से शुरू होता मतलब संचालित होता था, ताम्रलिप्त, भड़ौच या कल्याण या काम्बे। तो इसका बताना है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जो ताम्रलिप्त बंदरगाह था वहाँ से उत्तर भारत का जो व्यापार होता था गुप्त काल में वो होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से या ताम्रलिप्ति पतन से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे। जैसे बताना था जो उत्तरी किस सम्राट, गुप्त सम्राट के जो
साक्ष्य हमें गुप्त सम्राट के साक्ष्य जो उत्तरी बंगाल से मिले हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के, द्वितीय के, या कुमारगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त के। तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम के जो साक्ष्य मिले हमें वो उत्तरी बंगाल से प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, और यहाँ पे आपको आंसर सीरीज भी दी हुई है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जिससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ये वीडियो एक रिवीजन पर्पज़ से बनाया जाता है जिसमें आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं और उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं, और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से आपको अगर PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल A1 E-लर्निंग्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है A1 E-लर्निंग्स। आप A1 E-लर्निंग्स करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल ज़रूर मिलेगा। और अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें UP पुलिस और लेखपाल के संबंधित क्विज कराया जाता है। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें डेली 9 बजे क्विज होता है, तो आप उस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी जो नॉलेज है उसके बारे में पता कर सकते हैं, आप कितना आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।